सिक्स स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री. डू यू मीन व्हाट इज मीन बाय इंडियन सब कॉन्टिनेंट? यस, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन्स जो हमारे जो इंडिया का जो एशिया पार्ट है उसके जो हमारा जो इंडिया है वो साउथर्न पार्ट में, मतलब यानी जो हमारा साउथ में इंडिया है वहाँ पर जो क्या कंट्रीज आते हैं, भूटान आते हैं, जो पाकिस्तान आता है, वो सब जो कंट्रीज है उसको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री. उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट, जोग्राफिकल कंडीशन एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. हम पढ़ने जाने वाले हैं हमारे जोग्राफिकल जो हमारे इंडिया का हिस्ट्री में जोग्राफिकल कंडीशन किस तरह था वो पढ़ेंगे. जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. खासियत, फीचर्स यानी खासियत, हमारे इंडिया का खासियत क्या था. अभी हमारे इंडिया का खासियत है हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, उस समय इंडिया का खासियत फीचर्स क्या था वो हम पढ़ेंगे. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो सब क्या है, वहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज लिव करते वो भी पढ़ेंगे. आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैनल को. SG स्टडीज़ हमारा चैप्टर है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री, जोग्राफिकल कंडीशंस एंड हिस्ट्री. इंडिया का जो हिस्ट्री में जोग्राफिकल कंडीशन किस तरह था वो पढ़ेंगे. इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड वी सो एट सम लेंथ दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट. हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड में यह देखा कि कुछ दूर तक हमने यह देखा कि जो हमारे मनुष्य थे और उनका जो इन्वायरमेंट था, जो उनके आसपास, जैसे हम जानते हैं पिछले ज़माने जो हिस्ट्री में बहुत से जो मैन्स थे वो लिव करते थे और उनका जो उनके इन्वायरमेंट के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था. वहाँ से उनको खाना पानी, उनका शिकार सब कुछ वहाँ पर मिलता था, इसलिए उनका मैन का इन्वायरमेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप था. वी saw how the changes in the lifestyle of the early man and his technology were related to change in his surrounding. हमने यह भी देखा कि किस तरह जो हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में किस तरह से आज तक, इतिहास से लेकर आज तक कितना सारा चेंजेस आया उनके इन्वायरमेंट में, उनकी टेक्नोलॉजी में और उनके ब्रेन में कितना चेंजेस आया है उनके सराउंडिंग्स में. जैसा कि पिछले सालों में हर जगह पेड़ पौधे, अच्छा वातावरण और जानवर थे, पर आज हम देखने जाएंगे मुंबई सिटी, महाराष्ट्र में सब चारों ओर पेड़ों के जंगल नहीं बल्कि इमारतों के जंगल में है. इसलिए कितना सारा टेक्नोलॉजी और कितना सारा चेंजेस आ गया हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास इन्वायरमेंट में कितना सारा चेंजेस आ गए. We also reviewed the history of human civilization from the Stone Age to the agriculture civilization that flourished on the banks of river. We also reviewed, हमने वापस देखा, जो हमने देखा हिस्ट्री में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन था स्टोन एज से लेकर, जो पहले सब शिकार करते थे, जंगलों में खाना ढूंढते थे, फल फूल, और उन्हें यह नहीं पता था कि हम एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं. तो बदलते बदलते स्टोन एज से सब एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन यानी खेती करते थे, अपने पशुपालन भी करते थे, वो उसका एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन हो गया. एंड दैट फ्लोरिश ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर. और वो अक्सर कहाँ पे रहते थे, जहाँ पर नदी था, वहाँ पर जहाँ पर खेती की जा सकती थी, उपजाऊ मिट्टी में रहते थे. वहाँ पर अगर पानी की समस्या होगी तो वहाँ पर वो खेती अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका जो मेन था कहाँ पर रहना चाहिए, उनका एक बैंक्स ऑफ रिवर यानी एक नदी के किनारे ही रहना चाहिए और किसी और दूसरी जगह पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनको पानी अच्छे से नहीं मिल पाएगा. अगर पानी अच्छे से नहीं मिला तो उनका एग्रीकल्चर भी अच्छे से नहीं हो पाएगा. आई थिंक इतना आपको समझा होगा. वन पैराग्राफ. हिस्ट्री इज़ अ कोहेरेंट अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर. हिस्ट्री क्या है, जो हमें पास्ट के इवेंट्स है वो हमें बताता है ह्यूमन कल्चर किस तरह था, वो हमें बताता है पास्ट इवेंट्स में, वो हमारा है हिस्ट्री, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री. अब हिस्ट्री, टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल आर द फोर मेजर पिलर्स ऑफ हिस्ट्री. जो टाइम यानी समय, प्लेस यानी कोई भी स्थान, सोसाइटी यानी जो हमारा आसपास का
वात जो आसपास के मनुष्य हैं, जो आसपास का वातावरण है, वो हमारा हो गया सोसाइटी। एंड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी हम किसके बारे में बात करें, कौन सा मनुष्य था, वो शिवाजी थे, गांधी जी थे, चाचा नेहरू थे, या कौन थे, वो उनका हो गया इंडिविजुअल। ये 4 मेजर पिलर्स है, ये 4 ही एकदम एक मजबूत स्तंभ है जिसके ऊपर ये इतिहास खड़ा हुआ है। अगर ये 4 मेजर पिलर्स नहीं रहेंगे तो हम इतिहास किसी भी तरह से लिख नहीं सकते। ये इतिहास के लिए 4 मेजर पिलर्स बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम कोई भी इतिहास नहीं लिख सकते। जैसा अभी हमारा गांधी जी का इतिहास लिखा है, वो उनका समय क्या था, वो 1930 में थे, 1931-32 में थे। उनका समय क्या था गांधी जी का, वो प्लेस यानी वो कहाँ पर रहते थे, उनका जो आश्रम कहाँ था, वो अपना कोचिंग कहाँ से किए, वो सब उनका प्लेस था, वो कहाँ कहाँ पे गए, सोसाइटी उनका जो मतलब आसपास उनका कैसा था, मुगल्स थे कि ब्रिटिश थे, उन्होंने किसके साथ लड़ाई की, वो उनका हो गया सोसाइटी। इंडिविजुअल यानी वो गांधी जी, इंडिविजुअल कौन हो गए, वो गांधी जी हो गए। कैन नॉट राइट विदाउट देम, हम उनके अगर ये 4 नहीं रहेंगे, टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, अगर ये 4 स्तंभ नहीं रहेंगे तो हम किसी भी तरह से हिस्ट्री को नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट हिस्ट्री विदाउट देम। ऑफ दिस 4 कंपोनेंट्स, प्लेस इज द रिलेटेड टू जोग्राफी और जोग्राफिकल कंडीशन। जो प्लेस है ये जोग्राफी से रिलेटेड है। जैसे कि प्लेस हमारा हो गया एग्रीकल्चर, जो प्लेस एग्रीकल्चर हो गया, या फिर जो प्लेस हमारा हो गया किस तरह का प्लेस है, वो हमारे जोग्राफिकल, जैसे कि हम जोग्राफी में पढ़ते हैं कि हमारा स्कैटर्ड सेटलमेंट और जो अलग सेटलमेंट, लीनियर सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, यह अक्सर जोग्राफी में देखने को मिलता है। पर हिस्ट्री भी जोग्राफी से बहुत रिलेटेड होता है, यानी इन दोनों में बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं, जो हिस्ट्री है और जोग्राफी है। इन दिस सेंस हिस्ट्री एंड जोग्राफिकल आर इनसेपरेबल। जो हिस्ट्री और जोग्राफी हो इनसेपरेबल है, यानी वो अलग अलग नहीं है, उनको हम एक ही तरह से मान सकते हैं। हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस बाय जोग्राफिकल कंडीशन इन मेनी वेज। जो हिस्ट्री है वो जोग्राफिकल कंडीशंस में अप्लाई होता है, हम बहुत तरह से देख सकते हैं। Our diet, clothing, housing, occupation, in fact, all human life in any region depends to a large extent on its geographical characteristic। जो हमारा डाइट है, हम जो खाना खाते हैं, हमारा क्लोथिंग जो हम पहनते हैं, कपड़ा जो पहनते हैं, हमारा हाउसिंग, हमारा हाउस किस तरह का, हम किस तरह से वहाँ पर रहते हैं, हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा जॉब क्या है। इनफैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ, जो पूरा ह्यूमन लाइफ किस पे डिपेंड है, जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड है, कि हम जो हमें ये सब मिलते हैं जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ये ऊपर सब निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ ऑफ पीपल इन हिली रीजन्स इज मोर स्ट्रेनस दैट ऑफ पीपल ऑन द प्लेन। हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें बताया है, जो पीपल्स रहते हिली रीजन पे, पहाड़ी जगहों पे जो पीपल्स रहते, उनका जो लाइफ होता है बहुत स्ट्रेनस होता है, यानी बहुत ही दुख भरा होता है, यानी बहुत अच्छे से उनको सारा चीज़ नहीं मिल पाता, क्योंकि जो और स्ट्रेनस होता है उसको हम अगर डिफरेंस करेंगे प्लेन रीजन के साथ, जो प्लेन रीजन जो पीपल्स है वो उन मतलब आप समझ रहे हो कि जो हिली रीजन का रहता है वहाँ पर बहुत तकलीफ़ का सहारा लेना पड़ता है, तभी हमें कुछ खाना पानी मिलता है। पर प्लेन रीजन पे ऐसा कुछ नहीं होता। नॉट मच फर्टाइल लैंड इज़ अवेलेबल इन द हिली रीजन। जो हिली रीजन्स रहते हैं वहाँ पर एकदम फर्टाइल लैंड उपलब्ध नहीं होता, यानी वहाँ पर फर्टाइल लैंड होता नहीं, इसलिए वहाँ पर हम फार्मिंग भी नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते, और पशुपालन भी वहाँ पर करना थोड़ा सा उस तरह हो जाता है, अलग हो जाता है। वाइल इन द प्लेन्स इट इज़ अवेलेबल ऑन अ लार्ज स्केल। जो फर्टाइल लैंड है वो प्लेन जगह पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है। फर्टाइल यानी उपजाऊ मिट्टी, अगर उपजाऊ मिट्टी रहेगी तभी तो हम खेती करेंगे। That is why grains, vegetables are scarce in hilly areas। जो हमने देखा कि हिली एरियाज पे ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं उगाए जाते, या फिर ज़्यादा कोई भी फ्रूट्स नहीं उगाए जाते उस जगह पे, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो हमारा जो प्लांट्स है वो भी अच्छे से उगेंगे नहीं। इन कंपैरिजन
पीपल्स ऑन द प्लेन्स गेट देम अ सफिशिएंट मेजर। जो अगर क्या हम कंपैरिजन करेंगे हिली एरिया से, जो प्लेन एरियाज में रहते हैं उनका एकदम सफिशिएंट मेजर, यानी कि उनको सब कुछ एकदम सफिशिएंट मिलता है, उनको अपने हिसाब से मिलता है सब कुछ जो उनको चाहिए। नेचुरली दिस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन डाइट ऑफ पीपल। जो नेचुरली दिस है, जो हम देखते हैं कि हिली रीजन्स में उनको अच्छे से सफिशिएंट उनका जो डाइट है, क्लोथिंग है, वो उनको अच्छे से नहीं मिल पाता जितना कि प्लेन्स रीजन को मिलता है, प्लेन्स रीजन को मिलता है। इन हिली रीजन्स पीपल्स डिपेंड मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड। जो हम हिली रीजन्स में देखते हैं, अगर हिली रीजन में मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो उन लोग क्या करेंगे, खाने के लिए कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा, इसलिए वो हंटिंग करते, गैदरिंग देयर फूड, उनको अपना खाने के लिए वो हंटिंग करते ताकि उनको भोजन मिल सके, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर भी किया नहीं जा सकता, इसलिए वो हंटिंग करते ताकि उनका पेट भर सके। प्लेन रीजन पे एग्रीकल्चर करते क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध होती है ताकि वो एग्रीकल्चर कर सके। We also find other such differences in the lifestyle of the peoples of hilly regions and those of plains। हम और भी बहुत सारे डिफरेंसेस ढूंढ सकते हैं, आप ढूंढिए और मुझे कमेंट में बताइए कि और क्या हो सकता है। और पीपल्स ऑफ हिली रीजन्स एंड दोज ऑफ प्लेन्स, और भी बहुत सारे डिफरेंस है जो हिली रीजन्स को अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं होती और प्लेन्स रीजन में अच्छे से उपलब्ध होती हैं। The climate, rainfall, agriculture, produce, flora and fauna of the region where we live are the source of our livelihood। हमारा क्लाइमेट कैसा, गर्म है, ठंडा है, रेनफॉल होती है कि नहीं होती है, एग्रीकल्चर होता है, फ्लोरा एंड फाउना यानी वनस्पतियाँ या फिर फल फूल जब अच्छे से उगेंगे तभी हम वहाँ पर रह सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा लाइवलीहुड। वहाँ पर हम, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स यानी साधन, ये हमारा साधन है जिस पर हम रह सकते हैं। अगर क्लाइमेट अच्छा हो तो हमें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी, रेनफॉल होगा तो हमारा एग्रीकल्चर सही से होगा, हमारा भोजन सही से होगा, ये हमारा लाइवलीहुड है, ये हमारा साधन है जिसकी वजह से हम यहाँ पर जीवित हैं। द लाइफ स्टाइल, अभी देखिए हम जीवित हैं, यहाँ पर ये जोग्राफिकल है, अभी हमने पढ़ा कि हिस्ट्री और जोग्राफी में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये इनसेपरेबल है। अभी हम देख रहे हैं जो क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, ये सब हम अक्सर जोग्राफी में पढ़ते हैं, पर यहाँ पर हिस्ट्री में दिया है। द लाइफ स्टाइल ऑफ एंड कल्चर ऑफ रीजन्स डेवलप विद देयर सपोर्ट। अगर हम एग्रीकल्चर करेंगे तो उसके सपोर्ट से हमारा लाइफस्टाइल आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा। किसके सपोर्ट से, किसके सपोर्ट से, जो हमारा रेनफॉल होगा, क्लाइमेट होगा, एग्रीकल्चर होगा, उसके सपोर्ट से, हमारे नेचर के सपोर्ट से हमारा लाइफस्टाइल डेवलप करेगा। ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव फ्लोरिश वेर एवर द मीन्स ऑफ लिविंग आर प्लेंटीफुल। जो ह्यूमन सेटलमेंट्स वहाँ पर ज़्यादा अक्सर रहता है जहाँ पर रहने की मात्रा ज़्यादा, वहाँ पर जहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा, वहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पर ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। जैसे कि अभी सब लोग गांव से मुंबई में जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वहाँ पर खाना मिलता है, पानी मिलता है, उनको जॉब मिलता है, उनके खाना पाने के लिए सारी व्यवस्थाएं होती है, इसलिए वहाँ पर सेटलमेंट ज़्यादा है, प्लेंटीफुल है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस सेटलमेंट डेवलप फर्दर इनटू विलेज एंड टाउन्स। कुछ डेवलप होता गया हमारा इंडिया, हमारा जो वर्ल्ड डेवलप होता गया, उसके चलते जो विलेज है वो सब टाउन्स में आ गए, यानी कि गाड़ी मोटर्स चलने लगे, वहाँ पर सब टाउन्स यानी सब उनको सारी चीज़ें अच्छे से उपलब्ध होने लगी और वो सब खाना पानी उनको अच्छे से मिलने लगा और वो सब गाड़ी, बस, ट्रक, ये सब टाउन्स में आ गए। पहले विलेज था, अभी डेवलप होते होते टाउन्स में आ गया। बट समटाइम्स रीजन लाइक द डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, ड्राफ्ट, इन्वेशन etc. let the scarcity of those means peoples are forced to leave their settlement। जो डिग्रेडेशन नहीं होता, अच्छे से फर्टाइल लैंड नहीं होता, इन्वेशन मतलब कोई भी वहाँ से उनको आके भगाता है, या फिर उन कोई भी जैसे ब्रिटिशर आ गए और कोई भी अलग जो गुंडे होते हैं वो अगर वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर जो उनका सेटलमेंट है वो उनको छोड़ना पड़ता है, बिकॉज ऑफ उनको फोर्स किया जाता है। ये सब उनको खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा है, वो वहाँ पर अच्छे से रह नहीं पा रहे, तो उनको वहाँ से फोर्स मिलता है कि
सेटलमेंट्स वो अपना छोड़ दें वहाँ से। विलेज एंड टाउन्स बिकम डेजर्टेड, जो विलेज और टाउन्स अगर इस तरह होता रहता है तो वहाँ पर डेजर्टेड यानी वहाँ पर एकदम सूना सूना हो जाता है, मतलब वहाँ पर एकदम सूखा सूखा पड़ जाता है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है, वहाँ पर कुछ बच्चों का नॉइस या फिर कोई भी इंसान खुश नहीं है, तो वहाँ पर एकदम डेजर्ट टाइप हो जाता है, वहाँ पर एकदम सूना सूना हो जाता है सब कुछ। वी सी मैनी सच इंस्टेंस इन हिस्ट्री, ऐसा हमने बहुत सारा हिस्ट्री में देखा है। दस वी सी डैट देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड जोग्राफी, इसीलिए हम कहते हैं जो हिस्ट्री और जोग्राफी में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, एकदम वो समझ लो कि एक ही हैं। हमारे सेकेंड पॉइंट पे जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फीचर्स यानी कुछ विशेषताएं हम देखेंगे हमारे इंडिया का जोग्राफिकल फीचर्स। आर कंट्री इंडिया एक्सटेंड फार एंड वाइड, हमारा जो कंट्री है वो बहुत ही लंबा और चौड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। एट इट्स नॉर्थ लाई द हिमालयाज, जो नॉर्थ साइड में हमारा जो नॉर्थ साइड में जहाँ पर बहुत नॉर्थ साइड में हिमालयस रहते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर हिमालयस टाइप है, वहाँ पर सब हिमालय है, यहाँ मतलब माउंटेन्स से। टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल, ईस्ट साइड में जैसे कि एक आ गया वेस्ट बंगाल कोलकाता, उस साइड में एक बे ऑफ बंगाल, एक समुद्र है, सागर है, उसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। द वेस्ट टू द वेस्ट अरेबियन सी, जो हमारा वेस्ट गोवा के साइड से वहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है। एंड द साउथ इंडियन ओशन, जो साउथ है तिरुवनंतपुरम और ये तमिलनाडु, उस साइड में क्या है हमारा इंडियन ओशन है। यानी कि हमें यहाँ बताया है कि चारों ओर से कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ साइड में हिमालय है, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल समुंदर है, और वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, और नीचे के साइड में इंडियन ओशन है। ओशन और सी में आपको डिफरेंस पता होगा, जो ओशंस होते हैं वो 7 ओशंस 5 ओशंस में आते हैं, और जो सी होते हैं वो छोटे छोटे सी डिवाइड होते हैं, और ओशंस अपना एक एक पार्ट लेते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन है, बहुत बड़ा ओशन है, वो 3rd नंबर पे आता है इंडियन ओशन। एक्सेप्ट फॉर द आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप द रेस्ट ऑफ कंट्री इज कंटीजियस, यानी कि जो हमारे पास 2 जगह के आइलैंड है, अंडमान निकोबार है एंड लक्षद्वीप। जो अंडमान एंड निकोबार है वो हमारे किस साइड में पड़ता है, हमारे ईस्ट साइड में पड़ता है, और जो लक्षद्वीप है वो हमारा थोड़ा मतलब वेस्ट साइड में और साउथ साइड में, उसके बीच में पड़ता है। वी हैव टू टेक इन टू account these regions henceforth refer to the ancient India. When we study the ancient history of India before 1947, today's Pakistan and Bangladesh are also part of India. अगर हम देखने जाए कि जो हमारा बिफोर यानी 1947 के पहले जो इंडिया था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, वो सारे एक ही तरह के थे, यानी कि सब एकदम मिलकर रहते थे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम, जो बांग्लादेश यहाँ पर है वो भी साथ में है, और पाकिस्तान भी साथ में है, और इंडिया भी साथ में, यानी कि उनको 1947 के पहले उनको बांटा नहीं गया था। 1947 के बाद जब हमारा संविधान सब बना, उसके बाद इन कंट्रीज़ को बांटा गया और उनके अलग अलग प्रधानमंत्री बनाए गए। द फॉलोइंग रीजन्स आर सीन टू बी इम्पोर्टेंट व्हेन वी लुक एट द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये फॉलोइंग रीजन्स है, हिमालयस, प्लेन्स ऑफ सिंधु, ये सब रीजन्स है जिनको हिस्ट्री में बहुत महत्व दिया गया है, इनको इम्पोर्टेंस दिया गया है इंडियन हिस्ट्री में। द हिमालयस, प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, द थार डेजर्ट, द डेक्कन प्लेटू, द कोस्टल रीजन, द आइलैंड इन द सीज। Himalayas. The Hinsuk and Himalaya range have created an impenetrable wall on the northern side of the Indian subcontinent. This wall has separated the Indian subcontinent from the desert to the Central Asia. जो हिंसुक यानी हिमालय है हमारे हिंदू कुश, यानी जो नॉर्थ साइड में जो हिमालय है वो हमारे इंडिया को या फिर पाकिस्तान को या फिर बांग्लादेश को, वो सब अलग अलग, यानी जैसे कि एक माउंटेन है, उस माउंटेन के उस तरफ
पाकिस्तान है इस तरफ, इंडिया है इस तरह से, वो एक वॉल बन चुका है जिसको इंडिया और पाकिस्तान को बांटा गया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। दिस वॉल हैज़ सेपरेटेड द इंडिया सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट एंड सेंट्रल एशिया, जो डेजर्ट से उनसे भी बांटा गया है कि पाकिस्तान का लाइन डेजर्ट के उस तरफ से और इंडिया का लाइन उसके इस तरफ से। वहाँ पर आर्मी भी रहते हैं जो सुरक्षा करते हैं, अपने पाकिस्तान की आर्मी अपने देश का सुरक्षा करते हैं, हिंदुस्तान की आर्मी अपने देश का सुरक्षा करते हैं। चारों ओर से हमारे इंडिया के प्रोटेक्शन हो रहा है। However, there is a land route through the Khyber and Bolan passes in the हिंदकुश माउंटेन, जो हिंदकुश माउंटेन है जहाँ से खैबर और बोलन जो एक रूट है, ये जो एक रोड है वहाँ से पास होते उस माउंटेन से। दिस रूट वॉज कनेक्टेड टू द एशियन ट्रेड रूट, जो ये रूट है, जो ये रोड है कि हमारे पूर्वजों से ही चलता आ रहा है, जहाँ से जो ट्रेड के सामान यानी कि जो लेन देन का सामान होता है दूसरे कंट्रीज से, इराक से, अफगानिस्तान से, ईरान से, जो भूटान, बांग्लादेश, इससे सबसे हम जब कुछ ट्रेड लेते हैं और कुछ देते हैं तो उनका जो माल आता है वो खैबर और बोलन के रास्ते से आता है। द ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना पास थ्रू सेंट्रल एशिया एंड रीच अरेबिया, जो चाइना से जो वो रूट है वो चाइना से भी पास होकर आता है सेंट्रल एशिया तक, और उसका जो अरेबिया वो कहाँ पर पहुँचता है, आके अरेबिया तक पहुँचता है। शुरू कहाँ से होता है, वहाँ से चाइना की उस साइड से शुरू होता है और आके पहुँचता है कहाँ पर पहुँचता है, अरेबिया तक पहुँचता है। इट इज़ नोन एज द सिल्क रूट और सिल्क रोड, इसको हम सिल्क रूट भी कहते हैं। सिल्क रूट यानी जो हमारा सिल्क का जो कपड़ा होता है उसका रोड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं देखते हैं, बिकॉज सिल्क वॉज मेन कमोडिटी एक्सपोर्टेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज यूजिंग दिस रोड। अब सिल्क इस रास्ते से खैबर और बोलन इस रास्ते से ज़्यादा आता था, इसलिए हम उसको सिल्क रोड भी कहते हैं। एक्सपोर्ट वहाँ से ज़्यादा होता था। द रूट थ्रू द पासेस वॉज यूज बाय मेनी फॉरेन इन्वेडर्स टू एंटर एशियन इंडिया, जो एशियन इंडिया में जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, जो मतलब राज करने आते थे, अपने कब्जा करने आते थे इंडिया में, वो भी इसी रास्ते से आते थे। एशियन इंडिया में इसी रास्ते से, वो इसी रोड से वो पास होके इंडिया में आते थे। मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स ऑल्सो कम टू इंडिया बाय दिस रोड, और जो फॉरेन के ट्रैवलर्स होते हैं घूमने के लिए आते हैं, कुछ लेन देन लेने के लिए आते हैं, इंडिया में कुछ जानने के लिए आते हैं, इंडिया किस तरह का है, इंडिया में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है, वहाँ पर क्या क्या खाया पिया जाता है, वो जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं वो भी इसी रूट से आते हैं। कौन सा रूट था वो, खैबर एंड बोलन। देखो ये खैबर है ये पूरा यहाँ से जा रहा है, ये हिमालय के बीच से बना है। मैंने बोला था जो एक वॉल है पाकिस्तान और इंडिया सब भूटान के साइड सब, उसके बीच से ये रोड निकलता है, ताकि अगर कोई भी काम आए अर्जेंट में तो हम इस रोड से जा सके। द प्लेन्स ऑफ सिंधु एंड गंगा ब्रह्मपुत्र, द रीजन कंसिस्ट ऑफ दिस basins of three big rivers Sindhu, Ganga, Brahmaputra and their tributaries. This region extends from Sindh Punjab in the west, present day Bangladesh in the east. जो the region consists basin three big rivers, जो हमारे इंडिया को पास करते 3 बिग रिवर्स है, सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो निकलता है नदी वो कहाँ से निकलता है, सिंध पंजाब से निकलता है। कहाँ से निकलता है, सिंध पंजाब से, और वेस्ट टू द प्रेजेंट बांग्लादेश इन ईस्ट, और वो वेस्ट से होकर ईस्ट तक आता है। इट वॉज इन दिस रीजन डैट द अर्लीस्ट इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा एंड द लेटेस्ट स्टेट एम्पायर ऑफ एशियन इंडिया एमर्ज, यानी जो सिविलाइजेशन था हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो भी इसी इन जगहों पर रहते थे। और जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो उस जो बैंक ऑफ रिवर है वहाँ से होते होते जो वहाँ पर एमर्ज यानी वहाँ पर रहते थे। कौन से, जो सिंध नदी है तो सिंध नदी के पास ही था हड़प्पा सिविलाइजेशन, और वहाँ पर रहते उनको सब कुछ अच्छे से मिलता था, इसलिए वहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन वहाँ पर लिव करता था। अभी देखेंगे हम द थार डेजर्ट। द थार डेजर्ट
स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। जो थार डेजर्ट है वो राजस्थान में फैला हुआ है, हरियाणा में भी गया थोड़ा सा, और थोड़ा सा पार्ट उसका कहाँ पर है, गुजरात में भी है। अब पार्ट ऑफ डेजर्ट लाइज स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, थोड़ा सा पार्ट जो गया हमने देखा, अभी देखते हैं। देखो ये थार डेजर्ट हमारा इंडिया यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, यहाँ तक ऐसा आया है। और जो उसका जो आपने पीला पीला देख रहे हैं आप, जो ये है वो उसका जो थोड़ा सा पार्ट वो पाकिस्तान की ओर भी गया है। थार डेजर्ट का थोड़ा सा पार्ट कहाँ पे गया है, पाकिस्तान की ओर भी गया है। द डेजर्ट हैज़ द सतलुज रिवर टू इट्स नॉर्थ, द अरावली माउंटेन रेंज टू इट ईस्ट। जो एक यस, द डेजर्ट हैज़ सतलुज रिवर, जो सतलुज रिवर है वो डेजर्ट के नॉर्थ साइड में, द अरावली माउंटेन रेंज टू इट्स ईस्ट, जो अरावली एक माउंटेन रेंज है वो उसके ईस्ट साइड में पड़ता है। एंड द रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ का जो थोड़ा सा जगह, रन मतलब एकदम खुला परिसर है, वो कहाँ पर पड़ता है, उसके साउथ में पड़ता है। एंड द इंदस यानी हम बोलते हैं ना इंदस वैली, उसको हम बोलते हैं सिंधु, इंदस को हम बोलते हैं सिंधु वैली रिवर टू द वेस्ट, जो वेस्ट में ये सिंधु रिवर पड़ता है उसकी। द घाघर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश रीच टू द थार डेजर्ट, जो एक घाघर जो रिवर है वो कहाँ से निकलता है, हिमाचल प्रदेश से निकलता है और वो जाके थार डेजर्ट में रुकता है। इट इज़ नोन एज हाकरा इन द पाकिस्तान। अब इसको जो पाकिस्तान में हम घाघरा बोलते हैं तो घाघर बोलते हैं, और जो पाकिस्तान लैंग्वेज में उसको हाकरा बोलते हैं। पाकिस्तान लैंग्वेज में जो इस नदी को वो खाकरा बोलते हैं, हाकरा। इट्स कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान हैज़ नाउ ड्राइड अप, जो ये भी राजस्थान और पाकिस्तान में सब फैला था तो ये सूखते जा रहा है, अब सूखते जा रहा है। नाउ ड्राइड अप मतलब अब सूखते जा रहा है। मैनी साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड अलोंग द नाउ ड्राइड कोर्स ऑफ रिवर, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो भी इसी नदी के उस तरफ रहता था, मतलब पाकिस्तान साइड में थोड़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ता है उधर, जो यहाँ पर वो भी लीव करते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन का थोड़ा पार्ट इस घाघर नदी के आसपास भी था। द डेक्कन प्लेट्यू, फोर्थ इज द डेक्कन प्लेट्यू, the region between the east and west coast of India, tappers of the south। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो कहाँ पे पड़ता है, हमारा जो साउथ साइड में जो हम देखते हैं, जो हमारा जो साउथ साइड में जो इतना पार्ट आ रहा है, साउथ साइड में यहाँ से सब इतना सब पार्ट आ रहा है, इतना सब, ये सब हमारा जो कोस्ट के पास है। देखो सब कोस्ट के पास है, इधर सब बे ऑफ बंगाल का कोस्ट है, इधर अरेबियन सी का कोस्ट है, इधर इंडियन ओशन का सब कोस्ट है। ये सब हमारा जो इसके बीच का जो पार्ट है, जो कोस्ट है, उसके बीच का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। व्हाट वी कॉल डेक्कन प्लेट्यू। द रीजन हैज़ द अरेबियन सी टू ईस्ट वेस्ट, जो उसका अरेबियन सी है वो वेस्ट साइड में, द इंडियन ओशन साउथ में, बे ऑफ बंगाल इज इन द ईस्ट। द रीजन दिस born by the sea on the three sides is called peninsula। yes, the bay of bengal, जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल ये वाला पार्ट ये हमारे ईस्ट में पड़ता है, और वेस्ट में पड़ता है अरेबियन सी, एंड साउथ में पड़ता है इंडियन ओशन। और जो इसको जो थ्री कोना है, जो त्रिकोण है ना, ये थ्री पार्ट्स हो गया इसका, अरेबियन, साउथ, बे ऑफ बंगाल, इसे बोलते हैं ABC, ट्रेंगल का ABC ऐसा हो गया, अरेबियन सी, साउथ इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल, ये तीन कोण को हम बोलते हैं पेनिनसुला। व्हाट वी कॉल पेनिनसुला। पेनिनसुला अ मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज ऑक्यूपाइड बाय द डेक्कन प्लेट्यू, जो पूरा द मेजर पार्ट है, मतलब एक साइड का डेक्कन प्लेट्यू खाली इंडिया वो डेक्कन प्लेट्यू ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, जो वो है नॉर्थ साइड का, बाकी तीन और का जो पार्ट है वो डेक्कन प्लेट्यू पूरा ऑक्यूपाइड करता है, मतलब पूरा जगह लेता है। द माउंटेन्स रेंज ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, द सह्याद्री माउंटेन रेंज आर टू इट्स वेस्ट, जो माउंटेन रेंज है सतपुड़ा का, विंध्या एंड सतपुड़ा लोकेटेड टू द नॉर्थ, जो अभी जो इधर है हमारा ये इस साइड में, जो ऊपर साउथ के साइड में कौन सा लैंड रिवर पड़ता है, सतपुड़ा एंड विंध्या एंड सतपुड़ा लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस आर टू इट्स वेस्ट, जो सह्याद्री माउंटेन वो उसको वेस्ट साइड में पड़ता है। अभी सह्याद्री माउंटेन हम अभी इस तरफ होगा, जो वेस्ट की तरफ इस तरफ होगा हमारा
सह्याद्री माउंटेन, सह्याद्री माउंटेन इज लिव्स इन द वेस्ट, देयर आर ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट। अब जब वेस्ट के साइड है तो उसको हम वेस्टर्न घाट बोलेंगे। टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्री इस कोस्टल रीजन ऑफ कोंकण एंड मालाबार, जो कोंकण और मालाबार की उस साइड में, कोंकण और मालाबार में ही, कोंकण और मालाबार में वेस्टर्न घाट्स यानी जो सह्याद्री, विंध्या, सतपुड़ा ये सब वहीं रहते हैं वेस्टर्न पार्ट्स में, कोंकण एंड मालाबार। इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। द माउंटेन ऑफ द ईस्टर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेटू आर नोन एज द ईस्टर्न घाट। जो डेक्कन प्लेटू की ईस्टर्न साइड में, डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न साइड में जो अरेबियन सी के आसपास है वहाँ हम उनको बोलेंगे ईस्टर्न घाट। डेक्कन प्लेटू हैज़ फर्टाइल लैंड वेयर मेनी पोस्ट हड़प्पन अरेबियन कल्चर फ्लोरिश। डेक्कन प्लेटू है ना, उसमें जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, लैंड फर्टाइल है, इसलिए वहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन लिव करते थे, फ्लरिश करते थे। वहाँ पर एग्रेरियन यानी वहाँ पर एग्रीकल्चर भी करते थे क्योंकि वहाँ पर फर्टाइल लैंड अच्छे से था। डेक्कन प्लेटू वॉज अ पार्ट ऑफ मौर्य एम्पायर। डेक्कन प्लेटू मौर्य एम्पायर का पार्ट था। द लार्जेस्ट इन द एशियन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा मौर्य एम्पायर। After the decline of the Maurya Empire, two several other kingdoms and smaller empires continue to flourish on this region. जब मौर्य एम्पायर गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन गया, तो अलग अलग जो किंगडम्स थे वो वहाँ पर आके लिव करते थे और वहाँ पर नदी अच्छे से था सब। वहाँ पर अभी सी साइड है तो वहाँ पर पानी भी अच्छे से था, फर्टाइल लैंड था, इसलिए उनका खान पीन सब अच्छे से होता था। इसलिए बहुत सारे एम्पायर्स, किंगडम्स वहाँ पर आके, छोटे छोटे स्मॉल किंगडम वहाँ पर आके लिव करते थे, फ्लरिश करते थे। द कोस्टल रीजन फ्रॉम द टाइम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन एशियंट इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, एशियंट इंडिया रिलेशन वेस्टर्न कंट्रीज। जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम था तब इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अच्छा रिलेशनशिप था, वहाँ पर अच्छे से ट्रेड होते थे, इसलिए उनका रिलेशनशिप अच्छे से था। दिस ट्रेड वॉज कैरिड बाय ऑन द सी। ये ट्रेड जो था ये किस तरह से जाता था, कोई वहाँ पर रास्ता तो था नहीं जिससे वो चले जाए, इसलिए वो सी से जाते थे। देयरफॉर इंडिया हैड डेवलप कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्शन टू द फॉरेन कल्चर्स एंड पीपल्स एट द सी पोर्ट्स। फिर इंडिया ने डेवलप किया, मतलब उनका फॉरेन कल्चर के साथ अच्छे से रिलेशनशिप हो गया था। जो फॉरेन लोग थे हमारे कल्चर्स को पहचानते थे और हम फॉरेन के कल्चर्स को पहचानते थे, इसलिए उनका जो इंटरेक्शन था वो अच्छे से हो गया था सी पोर्ट्स के लिए। लेटर ऑन लैंड रोड कैम टू बी यूज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। फिर बाद में जो अरेबियन सी के थ्रू मतलब उनको रूट आ गया, उनका भी मतलब रोड आ गया, अभी वो उससे जाते थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ में। बट इम्पोर्टेंस ऑफ सी रूट डिड नॉट डिमिनिश, यानी जो इम्पोर्टेंस था किसका, सी का, वो फिर भी लोग कुछ लोग रहते थे जिनको ज़्यादा सामान लाना होता है। अगर हम एकदम बड़ी जहाज चाहिए उस पर ज़्यादा सामान लाना होता था, उन लोग किस पर आते थे, सी रूट से लाते थे। फिर भी मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ, नॉट डिमिनिश, यानी अभी रास्ता बन गया तो हम समुंदर से आना जाना कम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उसको डिमिनिश नहीं होने दिया। द आइलैंड इन द सी, अंडमान एंड निकोबार आर द इंडियन आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल है जो इस तरफ है, बे ऑफ बंगाल, ये दिस इज़ बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिलता है, वहाँ पर अंडमान एंड निकोबार वो वहाँ पर लिव करते हैं। बे ऑफ बंगाल की साइड कौन सा आइलैंड पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है, वेस्टर्न साइड में पड़ता है, वेस्टर्न कोस्ट इस साइड में पड़ता है लक्षद्वीप। ये छोटे छोटे आइलैंड से बहुत सारे ग्रुप है, यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप से वहाँ पर जो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट लक्षद्वीप, वहाँ पर लिव करते हैं। सॉरी, वहाँ पर उन लोग लिव करते हैं। वहाँ पर जो उनका वेस्टर्न पार्ट्स था, वहाँ पर जो लक्षद्वीप था वहाँ छोटे छोटे पार्ट्स थे, इसलिए उनको ग्रुप में बना दिया गया। और वहाँ पर वो जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे वहाँ पर मतलब
कुछ लोग खाली घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर कुछ सर्च करने के लिए जाते हैं कि कौन कौन से और बाकी जानवर वहाँ पर रहते हैं और क्या करते हैं उन लोग वहाँ पर, ऐसा सर्च के लिए जाते हैं वहाँ पर। द लोकेशन ऑफ दिस आइलैंड्स में हैव बीन लोकेटेड ऑन द आइलैंड में हैव बीन इम्पोर्टेंट इन द एशियन सी ट्रेड। जो सी ट्रेड के लिए मतलब कुछ वहाँ पर जाते थे, मतलब सी ट्रेड के होते होते जो कुछ आइलैंड पड़ते हैं वहाँ पर, वो वहाँ पर रुकते थे और उसके थ्रू जाते थे एशियन इंडिया तक, पिछले ज़माने की इंडिया तक। द मैन्युस्क्रिप्ट पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और हैंडबुक ऑफ रेड सी, जो एक बुक था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसमें रेड सी के बारे में, एक रेड सी है, वो सी रेड रहता है, उसके बारे में वहाँ पर लिखा था। जो इसको और उस आइलैंड्स के बारे में, जो लक्षद्वीप था उसके बारे में उस बुक में भी लिखा था कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, वो भी लिखा था। और इस बुक को लिखने वाला कोई इंडिया का नहीं बल्कि कोई ग्रीक सेलर था, मतलब कोई बाहर का देश का सेलर था, जो वो भी आता था ट्रैवलर्स के साथ। दिस इज एन अंडमान आइलैंड, वी कंसीडर दिस इज एन अंडमान आइलैंड। Many peoples were also live here, Andaman Island. See, there is looking houses. The Indian subcontinent, the cities of Harappa and the Mohenjo-daro are in today's Pakistan, Afghanistan, Pakistan. जो हरप्पा मोहनजोदारो, जो हमने मोहनजोदारो मूवी देखा, उसमें जो हरप्पा सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर है? इंडिया में वो सिविलाइजेशन नहीं है, वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फॉर्म अ रीजन नोन एज द साउथ एशिया। जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये कौन से पार्ट में आते हैं? ये साउथ एशिया के पार्ट में आते हैं। जैसे चाइना आ गया वेस्ट के पार्ट में आ गया, और बाकी सब जो ये हमारे एशिया के पार्ट, वो फोर पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो हमारा जो इंडिया का जो ये सारे देश आते हैं वो कौन से पार्ट में? साउथ एशिया में। कंसिडरिंग द एक्सपेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इज इन द रीजन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और इसी साउथ एशिया के पार्ट को, जो नेपाल, भूटान, इसको हम क्या कहते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द हरप्पा सिविलाइजेशन हैड स्प्रेड मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और जो कुछ पार्ट है हरप्पा सिविलाइजेशन का, वो नॉर्थ साइड में भी थोड़ा सा फैला हुआ है। किसका? हरप्पा सिविलाइजेशन का। चाइना एंड म्यांमार आर नेबरिंग कंट्रीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया और द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो चाइना और म्यांमार, जो चाइना म्यांमार जो हमारे शायद पाकिस्तान को, हमारे इंडिया के उस तरफ पड़ता है, वो जो इंडिया का, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, उसको हम साउथ एशिया में नहीं लेते। However, they had cultural and trade relation with ancient India. हमारे पूर्वजों ने उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखा, इसलिए उनके साथ हमारा कल्चरल रिलेशनशिप है। They have important place in study of ancient India history. They have an important place in the, और ये सब बातें हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत मायने रखती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे इंडियन हिस्ट्री, हरप्पा सिविलाइजेशन किस तरह हुआ था, ये सब हमारे इंडिया में बहुत मायने रखती है। तो हमारा इसी तरह ये चैप्टर फिनिश हुआ। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भेजिए ताकि वो भी अपने 6th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ सके और अपने एग्ज़ाम में टॉप कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।